कार मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई और चंद लम्हों बाद वो एक कोठी के सामने रुक गई। इमरान ने मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया तो फाटक की छोटी खिड़की खुली और उसमें से कालगन के भतीजे ओमासो की शक्ल नजर आई। कालगन की बार तबाह होने के बाद इमरान ने कालगन और उसकी बेटी को तो पाजान से बाहर जाने की हिदायत कर दी थी ताकि जब तक ब्लड हाउंड्स का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता वो महफूज रहें। अलबत्ता कालगन के भतीजे ओमासो ने इमरान के साथ रहने पर इसरार किया। वो शायद इमरान और उसके साथियों की कारकर्दगी से बुरी तरह मरऊब हो गया था और जब कालगन ने भी उनकी सिफारिश की तो इमरान ने उसे कोठी में अपने पास रख लिया, लेकिन उसने उसका मेकअप कर दिया था। ये कोठी भी कालगन ने ही उसे मुहैया की थी। फाटक खोलो, इमरान ने तेज लहजे में कहा और कालगन के भतीजे ओमासो का सर खिड़की से गायब हो गया। चंद लम्हा बाद फाटक खुल गया। हमारे साथी तो नहीं पहुंचे अभी, इमरान ने कार रोक कर दौड़कर कार तक पहुंचते हुए ओमासो से कहा और उसने इनकार में सर हिला दिया। ठीक है, तुम फाटक के करीब ही रहो ताकि उन्हें बाहर ज़्यादा देर ना रुकना पड़े, इमरान ने कहा और फिर जूलिया को अपने साथ आने का इशारा करते हुए अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? इस तरह वाकई ये ब्लड हाउंड सामने आ जाएंगे, जूलिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बिल्कुल, उन्हें आना ही पड़ेगा। आज तो इफ्तिताही शो हो रहा है, उसके बाद जो शो होगा उसमें ब्लड हाउंड्स पूरी तरह तैयार होगी, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर बाद बाकी साथी भी दो दो की टोलियों में पहुंच गए। क्या हुआ, कोई रुकावट तो पैदा नहीं हुई? इमरान ने पूछा। नहीं, रुकावट कैसी, तनवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस मिशन पर सबसे ज़्यादा खुशी तनवीर को ही है क्योंकि ये मिशन उसकी तबीयत के ऐन मुताबिक था। सुनो, अब तुम लोगों ने मुख्तलिफ मेकअप करके ऐसे क्लबों और बारों में बैठना है जहाँ ज़ेरे ज़मीन दुनिया के अफराद कसीर तादाद में बैठते हैं। आज की तबाही का चर्चा लाजमन ज़ेरे ज़मीन दुनिया में होगा और उनकी मदद से हमें ब्लड हाउंड्स के रद्द अमल का पता चल जाएगा और हो सकता है कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे हम उनके हेडक्वार्टर को ट्रेस कर सकें, इमरान ने कहा। मेरे ख्याल में रात को क्लबों में बैठा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान ने असबात में सर हिला दिया। उसी लम्हे मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। इमरान ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने बगैर नाम लिए कहा। प्रिंस इमरान, मैं कालगन बोल रहा हूँ। मैं पाजान से बाहर महफूज तरीके से पहुँच गया हूँ। मैंने सोचा तुम्हें इतला कर दूँ ताकि तुम्हें तसल्ली रहे। दूसरी तरफ से बूढ़े कालगन की आवाज़ उभरी। ओह अच्छा, ठीक है, अब मैंने दाना डाल दिया है। मुझे यकीन है कि ब्लड हाउंड जल्द ही ये दाना चुग लेगी और उसके बाद तुम्हारी वापसी के रास्ते खुल जाएंगे और ये मेरा वादा है कि यहाँ की हुकूमत से तुम्हारा सारा नुकसान पूरा करा दूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे नुकसान की फ़िक्र नहीं प्रिंस इमरान, मुझे उस रांची सिंह की लाश चाहिए जिसने मेरी बेटी की इज्जत पर नज़रें डाली हैं। मैं अगर बूढ़ा ना होता तो मैं उससे खुद टकराता, लेकिन अब मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे हाथों ज़रूर मारा जाएगा। बस इतना ज़रूर करना कि मुझे इतला कर देना, मैं आकर एक बार उसकी लाश पर थूकना चाहता हूँ, बूढ़े कालगन ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा। देखो, अपना पता ना बताना, कहीं काल टेप ना हो जाए। मैं यहाँ के सबसे बड़े अखबार में इश्तिहार शाया करा दूंगा ज़रूरत रिश्ता का ओमासो की तरफ से और तुम आ जाना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरी तरफ से कालगन का ज़ोरदार कहकहा सुनाई दिया। ओके, गुड बाय, कालगन ने हंसते हुए कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इतनी बड़ी तंजीम का एक हेडक्वार्टर तो नहीं हो सकता। हेडक्वार्टर तो एक ही होगा, बाकी तो सब हेडक्वार्टर होंगे। मुझे हेड ना भी मिले तो सिर्फ क्वार्टर मिल जाए, मैं उस पर भी गुजारा कर लूँगा। तुम्हारी बात दूसरी है, तुम जाहिर है कोठी की ज़िद करोगी, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और कमरे में मौजूद तमाम मेंबर यकलख्त हंस पड़े। तुम फिर बकवास पर आ गए, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा और उठकर तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई। आपको भी जूलिया को नाराज़ करने में लुत्फ़ आता है, जूलिया के जाने के बाद सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो इसलिए उसे नाराज़ करता हूँ क्योंकि तनवीर को मनाने में लुत्फ़ आता है। अब अगर वो नाराज़ ना होगी तो तनवीर मनाएगा कैसे? क्यों तनवीर, इमरान ने कहा और तनवीर भी एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। ज़रूर, अगर ना माने तो मुझे बताना, मैं तुम्हें मनाने का ऐसा गुर बताऊँगा कि रूठ कर कब्र में पहुँची हुई औरतें भी वापस आ जाती हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तनवीर पैर पटकता हुआ उसकी बात का जवाब दिए बगैर कमरे से निकल गया। ऐसा कौन सा गुर है आपके पास? सफदर ने हंसते हुए कहा। है एक बड़ा अक्सरी नुस्खा है, बस कब्र पर जाकर इतना कहना पड़ता है कि आज मार्केट में कपड़ों का नया फैशन आ गया है, आओ तुम्हें शॉपिंग करा रहा हूँ, फिर देखो क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है और मंजूर खुदा ये होता है कि
عمران کی زبان چل پڑی۔ ارے ارے بس بس، اتنا ہی کافی ہے، صفدر نے بے طرح ہنستے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے خیال میں رات تک ہمیں بھی آرام کر لینا چاہیے، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے ارے، نصحہ سنتے ہی آزمانے چل پڑے ہو، کمال ہے باجماعت، عمران نے کہا اور کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ لیکن ابھی کہکہا مار کر ان کے منہ بند نہ ہوئے تھے کہ انہیں ویسے محسوس ہوا جیسے کسی نے یکلحظ ان کا سانس سینے کے اندر روک دیا ہو۔ ان کے ہاتھ تیزی سے گلے کی طرف بڑھے لیکن سانس باہر ہی نہ نکل رہا تھا۔ عمران نے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا اور پھر چند لمحوں بعد وہ اس طرح فرش پر گرنے لگے جیسے طاقتور DDT کا سپرے کرنے پر مکھیاں گرتی ہیں۔ عمران سمیت سب بے ہوش ہو چکے تھے۔ جیسے ہی سیاہ رنگ کی کار برآمدے میں رکی، برآمدے میں کھڑا ہوا اوکاسو تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ 4 مسلح افراد کھڑے تھے۔ وہ اپنی جگہوں پر ہی کھڑے رہے تھے لیکن وہ سب انتہائی مستعد نظر آ رہے تھے۔ کار کا دروازہ کھلا اور راچی سنگھ نیچے اتر آیا۔ کیا تمہاری کال واقعی درست ہے اوکاسا؟ راچی سنگھ نے نیچے اترتے ہی کہا۔ یس باس، وہ سب لوگ نیچے تہھانے میں موجود ہیں، اوکاسا نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ حیرت ہے، مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا کہ تم نے انہیں اتنی جلدی نہ صرف ٹریس کر لیا بلکہ انہیں یہاں بھی لے آئے، راچی سنگھ نے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ اس کال چیکنگ مشین کے ذریعے ممکن ہوا ہے باس۔ میں نے فوری طور پر ماجوش کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل سے رابطہ قائم کیا۔ بلڈ ہاؤنڈز کا نام سنتے ہی وہ لوگ فوری تعاون پر آمادہ ہو گئے۔ ہم نے شہر کے مختلف حصوں میں 4 مشینیں نصب کر دیں اور کمپیوٹر کو عمران اور پرنس آف ڈھم کے الفاظ فیڈ کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشین نے فوراً ہی ایک رہائشی کالونی کی کوٹھی کی نشاندہی کر دی۔ وہاں ایک کال کی گئی جس میں عمران کا نام لیا گیا تھا، چونکہ آپ کا حکم تھا کہ انہیں زندہ گرفتار کیا جائے اور یہ لوگ انتہائی خطرناک بھی تھے، اس لیے میں نے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کوٹھی پر 1-3 چوکنگ ریز ڈالی۔ یہ ریز انتہائی تیز ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرے آدمی کوٹھی میں داخل ہوئے تو یہ سب مکھیوں کی طرح بے ہوش پڑے تھے، چنانچہ ہم انہیں لاد کر یہاں لے آئے اور پھر ہم نے آپ کو کال کر دیا۔ اوکاسا نے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ وہ 4 مسلح افراد بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ویری گڈ اوکاسا، ویری گڈ، راچی سنگھ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں ان سے ایسا انتقام لوں گا کہ ان کی روحیں بھی صدیوں تڑپتی رہیں گی۔ انہوں نے بلڈ ہاؤنڈز کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ معلوم ہے آج 5 سینٹر تباہ ہوئے ہیں۔ الفریڈ بار تو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، راچی سنگھ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ چکے تھے جو اب کسی لفٹ کی طرح نیچے اتر رہا تھا۔ 5 سینٹر الفریڈ بار تباہ ہو گیا ہے، اوکاسا نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ ہاں، ابھی تمہاری کال آنے سے پہلے مجھے رپورٹیں ملی ہیں۔ اب میں ان کی لاشوں کے ٹکڑے پورے دارالحکومت میں پھیلا دوں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ بلڈ ہاؤنڈز کو چیلنج کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، راچی سنگھ نے ہارن بیچتے ہوئے کہا۔ لفٹ رکی تو اوکاسا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں فرش پر ایک عورت سمیت 10 مرد بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے آنے والے 4 مسلح افراد ایک سائڈ پر قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں ستونوں سے باندھوا دو، راچی سنگھ نے غور سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، اور اوکاسو کے کہنے پر مسلح افراد تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے انہیں اٹھا کر رسیوں سے ہال کے ستونوں سے باندھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اس بڑے ہال نما کمرے کے ستونوں کی تعداد بھی 11 تھی، اس لیے وہ سب ایک ایک ستون کے ساتھ بندھ گئے۔ انہیں ہوش میں لے آؤ، راچی سنگھ نے کہا، اور اوکاسا نے ایک بار پھر مسلح افراد میں سے ایک کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے جیب سے ایک ٹارچ نما آلہ نکالا اور اس کا رخ ایک ستون کی طرف کر کے اس نے بٹن دبا دیا۔ ٹارچ میں سے ہلکے دودھیا رنگ کی ریز نکل کر ستون سے بندھے ہوئے آدمی کے سینے پر پڑنے لگی۔ پھر اس نے یہی عمل بار باری ہر ستون کے ساتھ بندھے ہوئے آدمی کے ساتھ کیا اور ٹارچ کا بٹن آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا۔ اوکاسا، یہاں 011 تیزاب تو موجود ہوگا، اچانک راچی سنگھ نے کہا۔ یس وہ 011 بیٹریوں میں ڈالنے کے لیے اس کی خاصی مقدار موجود ہے، اوکاسا نے جواب دیا۔ گڈ، جا کر اس کا پمپ بھر لاؤ، میں ان کی ہڈیاں گلانا چاہتا ہوں، راچی سنگھ نے کہا، اور اوکاسو سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد ستونوں سے بندھے ہوئے افراد نے اس طرح جھٹکے سے سانس لینے شروع کر دیے جیسے بڑی مدت سے سینے میں بند سانسوں کو تیزی سے باہر نکال رہے تھے۔ تم نے دیکھا کہ بلڈ ہاؤنڈز نے تمہیں کس طرح حقیر کیڑوں کی طرح گھیر لیا ہے۔ اب تم اپنی عبرتناک موت کے لیے تیار ہو جاؤ، راچی سنگھ نے ان کے ہوش میں آتے ہی گراتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب کہ بلڈ ہاؤنڈز حقیر کیڑے ہیں جنہوں نے ہمیں گھیر لیا؟ واہ، اسے کہتے ہیں حقیقت پسندی، سامنے کے ستون سے بندھے ہوئے نوجوانوں نے مضحکہ اڑانے والے لہجے میں کہا۔ تو تم ہو عمران، اچھا کیا تم نے اپنی شناخت کرا دی، ورنہ مجھے ہم تم سب کے چہروں کو چھیلنا پڑتا،
रांची सिंह ने सर्द लहजे में कहा। वैसे रांची सिंह, मुझे तुम्हारी कारकर्दगी पर वाकई हैरत हुई है। तुमने हमें किस तरह स्टेज कर लिया? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ये कारकर्दगी ओकासा की है और तुम्हें अब बता देने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि चंद लम्हों बाद तुम सब 011 तेजाब से घुलकर पानी बन चुके होगे। रांची सिंह ने फातिहाना अंदाज में कहा और फिर उसने तफसील से माजोश कंपनी की इजाद करदा कॉल चेकिंग कंप्यूटर मशीन के मुतालिक बताया और साथ ही उसने ये भी बता दिया कि किस तरह ओकासा ने हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी कोठी पर 13 चोकिंग रेज डाली। अच्छा, वाकई ये ओकासा तो बड़े काम का आदमी है। कहाँ है इसकी ज़ियारत तो कराओ। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और ओकासा हाथ में स्प्रे बम उठाए अंदर दाखिल हुआ। ये है ओकासा, रांची सिंह ने ओकासा की तरफ इशारा करते हुए कहा। वाह, ज़हीन आदमी लगता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे वो दुश्मनों की बजाय किसी क्लब में बैठा दोस्तों से गपशप कर रहा हो। ओकासा, पहले इसकी टांगों पर 011 तेजाब की बौछार डालो, फिर चंद लम्हे जब ये अच्छी तरह तड़प ले तो फिर उसके बाजुओं पर और आखिर में उसके पूरे जिस्म पर स्प्रे कर देना। मैं उसके हलक से निकलने वाली चीहों की मौसीकी सुनना चाहता हूँ, रांची सिंह ने मुंह बनाते हुए कहा। उसी लम्हे ओकासा ने हाथ में पकड़ा हुआ स्प्रे पंप सीधा किया और दूसरे लम्हे उसने पंप का रुख इमरान की टांगों की तरफ करके पंप का हैंडल दबा दिया और पंप की बारीक नाल से नीले रंग के खौफनाक तेजाब की धार निकलकर सीधी इमरान की टांगों की तरफ बढ़ी। लेकिन उससे पहले कि धार इमरान की टांगों पर पड़ती, इमरान बिजली की सी तेजी से गोल सून के साथ घूम गया और उसकी टांगों के गिर्द बंधी हुई रस्सियां इमरान के गिर्द घूमते ही आज सामने आ गई, जबकि इमरान सून की दूसरी तरफ पहुंच चुका था। खौफनाक तेजाब पड़ते ही रस्सियां इस तरह घुल गईं जैसे उनका कोई वजूद ही ना रहा हो। और फिर उससे पहले कि ओकासा इस ख्याल को समझता, इमरान यकलहत किसी अकाब की तरह उड़ता हुआ स्तून के उकब से निकला और ओकासा चीखता हुआ नीचे फर्श पर जा गिरा। लेकिन इमरान इस दौरान उसके हाथ से स्प्रे पंप झिपट चुका था और फिर हाल कमरा मुसल्लिह अफराद की चीखों से गूंज उठा। इमरान ने कलाबाजी खाकर सीधा होते ही स्प्रे पंप की धार एक साइड पर हैरत से बुत बने खड़े मुसल्लिह अफराद पर डाली थी। अब बोलो रांची सिंह, इमरान ने स्प्रे पंप का रुख रांची सिंह की तरफ करते हुए मुस्कुरा कर कहा। तुम खतरनाक हो, इंतहाई खतरनाक, रांची सिंह ने हैरत भरे लहजे में कहा और अपने हाथ इस तरह सर से बुलंद कर लिए जैसे अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो गई तो इस पर कयामत टूट पड़ेगी। गुड, तुम वाकई अच्छे सीक्रेट एजेंट रहे हो कि जैसे ही शिकस्त नजर आई हाथ उठाकर उसका ऐलान कर दिया। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथियों की रस्सियां खोलो जल्दी और सुनो, अगर ज़रा भी शरारत करने की कोशिश की तो, इमरान ने गर्राते हुए कहा। ओकासा फर्श पर पुश्त के बल पड़ा हुआ था, इसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा था। इमरान ने उसके सीने पर जोरदार फ्लाइंग किक मारी थी जिससे शायद उसका दिल फट गया था। रांची सिंह खामोशी से आगे बढ़ा और उसने सबसे पहले सफदर की पुश्त पर जाकर उसकी रस्सियां खोली। इमरान उसके साथ साथ स्तून के हुक्म में आ गया था कि रांची सिंह को शरारत ना कर सके और फिर जब उसके सारे साथियों और रुमासों जो साथ था की रस्सियां खुल गईं तो रांची सिंह ने दोबारा अपने हाथ सर से बुलंद कर लिए। तुम वाकई जीत गए इमरान, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुमने अपने हाथ कैसे आज़ाद कर लिए, रांची सिंह ने होंठ चबाते हुए कहा। चलो, जिस तरह तुमने तफसील बता दी थी इस तरह मैं भी बता देता हूँ। मेरे नाखूनों में ब्लेड मौजूद हैं जिनसे मैं न सिर्फ हाथों बल्कि ऊपर वाले जिस्म की रस्सियां भी काट ली थी, लेकिन मसला था निचले जिस्म की रस्सियों का। उन्हें काटने में जाहिर है वक्त चाहिए था और अगर मैं उन्हें खोलना चाहता तो तुम्हारे मुसल्लिह अफराद गोलियों की बौछार कर देते, इसलिए वो काम तुम्हारे इस खौफनाक तेजाब ने सर अंजाम दे दिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब तुम क्या चाहते हो? सुनो, मेरे मरने से ब्लड हाउंड तंजीम खत्म नहीं हो सकती, उसका जाल तो बेहद वसी है, रांची सिंह ने होंठ काटते हुए कहा। तो मैं कब तुम्हें मारना चाहता हूँ रांची सिंह, आखिर तुम साबका सीक्रेट एजेंट हो, हमारे साथ ही हो, इसलिए मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ की हुकूमत के हवाले करूँगा और बस, मेरा काम खत्म। उसके बाद यहाँ की हुकूमत जाने और तुम, इमरान ने जवाब दिया और रांची सिंह की आंखों में तेज चमक उभर आई जैसे उसने इमरान की बात से बड़ा इत्मीनान हासिल हुआ हो। सफदर, रांची सिंह के हाथ पीछे करके अच्छी तरह बांध दो, कम से कम इतनी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, इमरान ने सफदर से कहा। और रांची सिंह ने जल्दी से खुद ही दोनों हाथ उस पीछे की तरफ कर लिए जैसे वो खुद अपने हाथ बंधवाने के लिए तैयार हो गया हो। सफदर ने एक रस्सी उठाकर उसके हाथ पुष्प पर अच्छी तरह बांध दिए और उसके साथ ही इमरान ने हाथ में पकड़ा हुआ स्प्रे पंप एक तरफ उछाल दिया। गुड, तुम्हारी फर्माबरदारी मुझे बेहद पसंद आई है रांची सिंह, तुम वाकई एक कामयाब शोहर बन सकते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर फर्श पर पड़ी हुई एक मशीन गन उठा ली। उसके मशीन गन उठाते ही दूसरी मशीन गनें उसके साथियों ने उठा ली।
हाँ, अब बता दो कि सेंटर में और कितने अफराद मौजूद हैं। इमरान ने कहा। और कोई आदमी नहीं है, रांची सिंह ने जवाब दिया। सोच लो ऐसा ना हो कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम सीक्रेट एजेंट रहे हो। इमरान ने क्रख्त लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम बेशक चेक कर लो, रांची सिंह ने जवाब दिया। ठीक है, इसे ले आओ, इमरान ने कहा और फिर मशीन गन उठाए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और फिर थोड़ी देर बाद वो सारी कोठी घूम गए। वाकई वहाँ और एक आदमी भी मौजूद ना था। ये तुम्हारा सब हेडक्वार्टर लगता है, रांची सिंह। छोटी सी कोठी है, ब्लड हाउंड्स का हेडक्वार्टर तो हादसा बड़ा होगा, इमरान ने रांची सिंह से मुहातिब होकर कहा। जाहिर है ये ओकासा का अपना अड्डा है। और सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें हेडक्वार्टर के बारे में तफसील बताऊंगा तो ऐसा नामुमकिन है, रांची सिंह ने होंठ काटते हुए कहा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुमसे तफसील पूछने की, बस ब्लड हाउंड्स का चीफ हाथ आ गया, हुकूमत के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी काम उनकी सीक्रेट सर्विस करेगी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और रांची सिंह ने इस तरह सर हिला दिया जैसे उसे इमरान की ये तजवीज़ बेहद पसंद आई हो। लेकिन जूलिया समेत सब साथी इमरान के सजीबो गरीब रवैये पर हासे परेशान नजर आ रहे थे। नहीं समझ आ रही कि आखिर इमरान उसे इतनी ढील क्यों दे रहा है। उस कोठी की मुकम्मल तलाशी लो, अब यही हमारा अड्डा होगा, इमरान ने इधर उधर देखते हुए अपने साथियों से कहा। और वो सब सर हिलाते हुए इधर उधर बिखर गए। आम सी कोठी है, कोई खास चीज मौजूद नहीं, चंद लम्हों बाद सब साथियों ने आकर बताया। गुड, कहीं मेकअप बॉक्स तो लाजमन मौजूद होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेकअप बॉक्स? हाँ है, मैंने इसे छोटे कमरे में देखा है। गुड, उठा लाओ, नुमानी सही मानों में रांची सिंह बन सकता है, बस ज़रा अपना नाम बदलना पड़ेगा। क्यों नुमानी? इमरान ने मुस्कुराते हुए नुमानी से कहा। और नुमानी बेएहतियात हंस पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम अपने आदमी को मेरे मेकअप में ले आओगे? इमरान के फिक्रे पर रांची सिंह ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। यार, असल बात यह है कि इस मेरे साथी नुमानी की बचपन से ख्वाहिश रही है कि वो किसी बहुत बड़ी मुजरिम तंजीम का चीफ बन जाए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो चंद रोज़ ये मज़े उठा ले, आखिर उसकी एक मासूम सी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो फिर उसमें हर्ज ही क्या है? इमरान ने कहा। बकवास मत करो, मैं अब तुम्हारी प्लानिंग समझ गया हूँ। चूंकि तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे कुछ ना उगलवा सकोगे, इसलिए तुमने ये चक्कर चलाया है, रांची सिंह ने तेज लहजे में कहा। अरे नहीं रांची सिंह, ऐसी बेहोशफहमी अच्छी नहीं होती। तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी ब्लड हाउंड्स का पूरा नामा यमाल तोते की तरह बता देंगे। लेकिन असल बात यह है कि इस ब्लड हाउंड्स तंजीम का जाल बकोल तुम्हारे बहुत फैला हुआ है, इसलिए उन सबको समेटने में कुछ वक्त तो बहरहाल लगेगा, लेकिन मेरा वादा कायम है, तुम्हें वाकई हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि नुमानी तुम्हारी जगह रांची सिंह बनकर मज़े करेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे सफदर एक जदीद किस्म का मेकअप बॉक्स उठाए उस कमरे में पहुंच गया जहां ये सब मौजूद थे। चलो नुमानी, इस कुर्सी पर बैठ जाओ और सफदर तुम उस पर रांची सिंह का ख्याल रखना, अगर ये भागने की कोशिश करे तो बेशक गोली मार देना, इमरान ने मेकअप बॉक्स लेते हुए सर्द लहजे में कहा उस पर। और फिर उसने नुमानी पर रांची सिंह का मेकअप करना शुरू कर दिया, जबकि सफदर मशीन गन उठाए रांची सिंह के हुक्म में पड़े चौकन्ने अंदाज में खड़ा हो गया। उन्हें अब इमरान की सारी प्लानिंग समझ में आ गई थी कि वो इस मुल्क से ब्लड हाउंड तंजीम को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। थोड़ी देर बाद नुमानी बिल्कुल रांची सिंह के रूप में आ गया, जबकि रांची सिंह इस तरह हैरत भरे अंदाज में नुमानी को देख रहा था जैसे उसे यकीन न आ रहा हो। हाँ तो मिस्टर रांची सिंह, क्या तुम ब्लड हाउंड तंजीम को संभालने के लिए तैयार हो? इमरान ने नुमानी से मुहातिब होकर कहा। बिल्कुल तैयार हूँ, नुमानी ने रांची सिंह के लहजे में कहा। देखो ज़रा सा गले पर दबाव डालकर बात करो, इमरान ने नुमानी के लहजे की तस्दीक करते हुए कहा। अब तो बिल्कुल तैयार हूँ, नुमानी ने गले पर जोर डालकर बात करते हुए कहा। गुड, अब बिल्कुल ठीक है, इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा और फिर रांची सिंह की तरफ मुड़ गया। हाँ तो रांची सिंह, अब तुम बताओ कि तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है, ताकि नुमानी जाकर उसका चार्ज संभाल ले। तुम जो चाहे कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, रांची सिंह ने मुंह बनाते हुए फैसला कुन लहजे में कहा। देखो रांची सिंह, मैं वादे पर कायम हूँ, इसलिए खामोशी से वो सब कुछ बताते जाओ, मैं पूछता जाऊँगा, वरना ये भी हो सकता है कि जो हालत तुमने शाओशिंग की है वही मैं तुम्हारी कर दूँ। उसे तो शहनशाह बाजान ने अपने हास महल में बुलवा लिया था, तुम्हें तो इतनी सहूलत भी ना मिलेगी। इमरान का लहजा यकलह सर्द पड़ गया। जो तुम्हारा जी चाहे करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। रांची सिंह का लहजा भी सर्द हो गया। ओके, तुम्हारी मर्जी, बहरहाल फिर मुझे गिला ना करना कि मैंने साहब पेशावर भाई होने का ख्याल नहीं किया, इमरान ने कहा और सफदर की तरफ मुड़ गया। सफदर, इसके मुंह में रुमाल डालकर उसका मुंह बंद कर दो ताकि ये इत्मीनान से बैठकर देख सके कि मैं किस तरह इसका हेडक्वार्टर ट्रेस करता हूँ। इमरान ने सफदर से मुहातिब होकर कहा। तुम किसी तरह भी इसे ट्रेस नहीं कर सकते, किसी तरह भी नहीं, रांची सिंह ने मुंह बनाते हुए हतमी लहजे में कहा।
مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹریس کرنے کی، ہیڈ کوارٹر خود ہی ٹریس ہو کر یہاں پہنچ جائے گا، ابھی دیکھ لینا، عمران نے کہا اور ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر نے دوران جیب سے رومال نکال کر راجی سنگھ کے جبڑے پر مکہ مارا اور مکہ پڑتے ہی جیسے ہی چیخنے کے لیے راجی سنگھ نے منہ کھولا، صفدر نے پھرتی سے اس کے منہ میں رومال کا گولا ڈال دیا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر سب بے احتیاط ہنس پڑے اور اس کے بعد صفدر نے دوسرے رومال سے اس کا منہ اچھی طرح باندھ دیا۔